हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल दिल से स्पोर्ट। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, क्रिकेट की तरह लगता है इस बार फुटबॉल में भी बहुत सारे अपसेट होने वाले हैं। तो 2022 लगता है खेल के नज़रिए से बहुत ही बड़ा अपसेट का ईयर होने वाला है। जैसे कि पिछले यानी कि कल के मैच में जो जीत हासिल की थी सऊदी अरेबिया ने, जाइंट अर्जेंटीना को हराया था दोस्तों 2-1 से, वैसे ही आज एक बहुत बड़ी हैवी टीम जो इसको आप कह सकते हैं, जो 2014 की फीफा वर्ल्ड कप विनर टीम जर्मनी, उसको जापान ने 2-1 से हरा के सबको चौंका दिया। कहने वाले ये कह सकते हैं कि अभी जर्मनी को जो टीम है 10-12वें नंबर पे है फीफा रैंकिंग में, और जापान की जो टीम है 24वें-25वें नंबर, कोई बड़ी बात नहीं है, हरा सकती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्त, ये अपसेट ही है। आप उसी हिसाब से देखें तो जो पाकिस्तान हारी थी क्रिकेट वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे से, तो जिम्बाब्वे भी तो कोई 10-12वें नंबर की टीम होगी, और उसने पाकिस्तान के 3 या 4 जो भी रैंक थे उसको हरा दिया। लेकिन वो अपसेट ही होता है। एक मजबूत टीम होती है, जर्मनी बहुत ही मजबूत टीम है, जापान उस हिसाब से एशिया में वन ऑफ द बेस्ट टीम है। लेकिन अगर आप फीफा के हिसाब से देखें, रैंकिंग के हिसाब से देखें, फिर भी बहुत आगे पीछे है। तो ये बहुत बड़ा अपसेट था दोस्तों। तो उम्मीद है कि आगे भी कुछ अपसेट्स होंगे। ये 32 टीमें हैं, आपस में भिड़ेंगी तो अपसेट्स तो होंगे ही। देखते हैं आगे क्या होता है दोस्तों। उसके बाद स्पेन ने एक तरफे मैच में इसको, क्या नाम है आपको, कोस्टारिका को उसने एक तरफा हराया। तो देखते हैं आगे वाले मैच में पुर्तगाल का मैच देखने लायक होगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए क्या लाता है ये वर्ल्ड कप, ये बहुत ज़रूरी है। ये उनका आखिरी होगा वर्ल्ड कप। और अब ये समझ लो, अब 37-38 साल के वो हैं। अब वो क्लब क्या खेलेंगे, जैसे मैंने बताया था, क्लब उनका मैनचेस्टर के साथ अब करार ख़त्म हो चुका है। तो देखते हैं उनका क्या असर, उनके खेल पे असर होता है क्या, क्योंकि बहुत ही कंट्रोवर्शियल था ये चीज़ जो हुआ है। अभी बहुत दिनों से ये बातें चल रही थी। तो ये देखते हैं आगे क्या होता है दोस्तों। तो फीफा पे नज़र बनाए रखेंगे, जो भी होगा आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे जो भी, क्योंकि अभी इससे बड़ा तो खेल शायद ही कोई है दुनिया में, फुटबॉल से बड़ा। तो अपडेट होना ज़रूरी होता है दोस्तों। भले ही हम क्रिकेटिंग नेशन से आते हैं, लेकिन ये ज़रूरी है आपके साथ शेयर करना दोस्तों। तो क्रिकेट के बारे में बात करें तो मेरा आज ये था कि मैं आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में बात करूँ, आप लोग के साथ कुछ बातें शेयर करूँ या कुछ बातें करूँ, थोड़ा पीछे चला जाऊँ, यानी कि 15-20 साल पीछे चला जाऊं। ये पाकिस्तान क्रिकेट को क्या हो गया है। बोर्ड तो वही है, इंसान बदलते रहते हैं पोस्ट पे, चेयरमैन कोई और हो जाता है, सिलेक्शन कमेटी में कोई दुनिया का कोई भी बोर्ड हो, ये यही सब होते रहता है। कोई भी एक इंसान ना जिंदगी भर क्रिकेट खेलता है, ना जिंदगी भर चेयरमैन हो सकता है, ना वो आप सिलेक्शन कमेटी का वो अध्यक्ष हो सकता है। जिंदगी भर कोई कुछ नहीं हो सकता। कुछ दिन के लिए कुछ दायरा होता है, उसी में बंधे रहते हैं। तो दोस्तों, क्रिकेट पाकिस्तान का इसलिए मैं बात कर रहा हूं कि इतनी मतलब बहुत ही बेहतरीन टीम दुनिया की, जो कुछ भी कर सकती है। वो आप देख चुके हैं T20 वर्ल्ड कप में जो ऑस्ट्रेलिया में हुई थी अभी, वो टीम कुछ भी कर सकती है। लेकिन वो टीम आसानी से ये वर्ल्ड कप जीत जाती दोस्तों। जिस हिसाब से वो सेमीफाइनल में गई थी, उस टीम का मोराल बहुत हाई था, और जिस हिसाब से उसने सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हराया था, उससे ये दिखा था। लेकिन फाइनल में जाके क्या हुआ, उसकी जो कमजोरियां थी ना, वो बाहर आ गई। मतलब वो ग्रुप स्टेज में आई थी, लेकिन सेमीफाइनल खेलने के बाद फाइनल में वो कमजोरियां आना टीम के लिए अच्छा नहीं हुआ, वो आपने देखा। दोस्तों, हम मिडिल ऑर्डर की ही बात करेंगे। एक समय आप याद कीजिए कि यार मतलब वो टीम थी जब इंजमामुल हक, आपके मोहम्मद यूसुफ, ऐसे खिलाड़ी टीम में थे। शोएब मलिक खेलते थे, यूनिस खान, अब्दुल रज्जाक, क्या टीम हुआ करती थी दोस्तों। मतलब उस टीम के बारे में मैं क्या बताऊं। मतलब वो बैटिंग लाइनअप, जो बैटिंग लाइनअप इंडिया के पास उस टाइम थी, मतलब मैं उस दौर की बात कर रहा हूं जब सचिन, सौरभ, राहुल द्रविड़, VVS लक्ष्मण, युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, ये टीम हुआ करती थी, ये वीरेंद्र सहवाग। तो इस हिसाब से एक मतलब ऐसी बैटिंग लाइनअप थी ना इंडिया की, वैसी लगती थी पाकिस्तान की। जब हम देखते थे ना कि सईद अनवर थे, इंजमामुल हक थे, मोहम्मद यूसुफ थे, ऐसे मतलब टीम, एक शाहिद अफरीदी थे। उसके बाद बॉलिंग की तो बात ही, बॉलिंग तो हमेशा से पाकिस्तान की स्ट्रेंथ रही हुई है, वो अभी भी दिखता है। एक नए 19-20 साल का लड़का भी आता है, वो अच्छी गेंदबाजी करता है, वो हम देख चुके हैं दोस्तों। तो क्यों ऐसा हो रहा है कि मिडिल ऑर्डर में क्यों? क्योंकि ये राजनीति हो रही है वहाँ भाई। ये हर बोर्ड में होता है, वो हमारे बोर्ड में भी होता है। अब कितना होता है, उतना पाकिस्तान की तरह नहीं होता है। जो दर्शक हमें देख रहे हैं तो वो ये जानते हैं कि पाकिस्तान की तरह हिंदुस्तान में नहीं होता, लेकिन हर बोर्ड में ये होता है। आप ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में देख लीजिए ना, वार्नर रिक्वेस्ट किए जा रहे हैं कि कैप्टेंसी का जो बैन है मेरे से हटाया जाए, लेकिन नहीं, बोर्ड में कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो पाकिस्तान बोर्ड को कमज़ोर किया गया है। ऐसा लगा कि रमीर राजा जो है ना, वो आपस में ही लड़ रहे हैं, कुछ एक्स क्रिकेटर के साथ, कुछ जो एक्स चेयरमैन थे या कुछ भी, कि मतलब उनका बन ही नहीं पाता है। वो खुद क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, उनको ये बात जाननी होगी।
क्योंकि क्या है ना, आपके ट्वीट कर देने से, आपके बयानबाजी से, आपने फाइनल में क्या किया, आपने फाइनल में जब आपकी टीम गई थी तो आप जब जा रहे थे ऑस्ट्रेलिया फाइनल देखने के लिए, तो उससे पहले ही आपने ट्वीट कर दिया कि हमने मतलब पाकिस्तान ने ना मल्टी बिलियन मतलब डॉलर कंपनी मतलब यानी कि ब्रांड जो इंडियन क्रिकेट है उससे आगे निकल गई है। ये आपका बेतुका बयान टीम पे भारी पड़ता है, आपको सुननी पड़ेगी। आप फाइनल जीतने के बाद ये बयान दें तो वो समझ में आता है, लेकिन आप देखें तो आप वो ट्रोल हो गए ना उस पर। ये करने की ज़रूरत नहीं थी, हमारे भी लोग करते हैं, लेकिन आप चेयरमैन हैं, एक बहुत ही प्रतिष्ठित पद पे बैठे हुए हैं आप, रेपुटेशन है उसकी एक, आप एक किसी अच्छे मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आप चेयरमैन हो, तो आपको ऐसी बातें शोभा नहीं देती, नहीं करनी चाहिए थी। मैं आप मतलब ये नहीं है कि मैं बुराई कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको नहीं करनी, आपके क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं हुआ था ये फाइनल में। तो आप ये देखें कि आपका मिडिल ऑर्डर में आपने क्यों नहीं खिलाया कुछ सीनियर खिलाड़ी आपके थे, जैसे बहुत सारी बातें होती हैं। अब जैसे देखिए एक बात और हुआ है कि जैसे वसीम अकरम का एक स्टेटमेंट आया, पाकिस्तान में उनको वो इज्जत नहीं मिलती है जो दुनिया के किसी और कंट्री उनको देता है। वो बात उन्होंने सही बोला था। अगर मुझे आप बोलोगे कि मैं अपना प्लेइंग 11 खास करके मैं बोलूँगा अपना प्लेइंग 11 चुनूँ जो दौर मैंने देखा है, तो हमारे गेंदबाजी में वसीम अकरम साहब जरूर होंगे, क्यों नहीं होंगे। 501 दिवसीय विकेट है उनके पास। आप ये जरा सोचें, उनकी गेंद नहीं होती थी, उनकी गेंदें लहराती थी हवा में। हमारा बचपन बीता है उन्हीं को देख के। हम जहीर खान का उतना रिकॉर्ड बढ़िया नहीं है, अगर आप देखें तो जहीर खान का ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि उन्होंने 500 या 600 विकेट लिए हैं, लेकिन जहीर खान एक अलग लेवल की गेंदबाजी करते थे जो अपने चरम सीमा पे होते थे, इसलिए हम जहीर खान को लीजेंड मानते हैं। हम लोग जहीर खान को सचिन मतलब बॉलिंग का सचिन तेंदुलकर इसीलिए मानते हैं। वो उन्होंने आप देखें ना, उन्होंने 3 का वर्ल्ड कप हो, भले हम नहीं जीते थे, उसके बाद 11 का वर्ल्ड कप हो, वो कितनी विकेट लेके देते थे हमें। आप अपना शाहिद अफरीदी को क्यों सबसे बड़ा क्रिकेटर मान लिए, इसी वजह से कि वो इतना विकेट लेके देते थे आपके लिए। वो 400 मैच खेले, शायद 400 ही इतने ही विकेट लिए, 8 साढ़े 8 हज़ार एक दिवसीय में रन बनाए। अगर आप शाहिद अफरीदी को उतनी इज्जत दे सकते हो तो महान वसीम अकरम को क्यों नहीं। मेरे नज़रिए में वसीम अकरम आपके क्रिकेट के मतलब शायद सबसे बड़े लीजेंड में से एक हैं, टॉप 3-4 लीजेंड में से हैं आपके। वो वर्ल्ड क्रिकेट में मैं बता रहा हूँ आपको, मैं अपना प्लेइंग 11 जब भी चुनूंगा, आप किसी भी हिंदुस्तानी से पूछें, वो अपने प्लेइंग 11 में वसीम अकरम साहब को जरूर रखेंगे। मैं यही बता रहा हूँ कि जब हम लोग टीम बनाते थे ना तो बैट्समैन इंडियन होते थे, हाँ बैट्समैन इंडियन होते थे, लेकिन हम लोग बॉलर जो है 3 से 4 पाकिस्तानी रखते थे। इंडिया पाकिस्तान कंबाइंड 11 बनाते थे, उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। तो अपने खिलाड़ियों को इज्जत देना सीखें। हाँ हम लोग की भी गलतियां हैं, हम लोग भी अपने खिलाड़ी को इज्जत नहीं देते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, सब लोग जानते हैं कि हमने मोहम्मद शमी को ही ट्रोल कर रखा था 2021 जब हम हारे थे पाकिस्तान से। तो ये दोनों इंसान हर जगह एक ही हैं, चाहे किसी भी कंट्री के हों। तो लेकिन हम बातें तो करेंगे, वो करते रहेंगे। तो दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट को ना अपने मिडिल ऑर्डर को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी था। और सबसे बड़ी बात, शाहीन शाह अफरीदी को ले जाना ये सही उचित नहीं था टीम पाकिस्तान के लिए। आप कहेंगे कि वो फाइनल से पहले लास्ट के 3-4 मैच में, 3 मैच में लगभग 10 विकेट ले चुके थे, लेकिन वो मैच आप जीतते ही, ऐसा नहीं कि सिर्फ शाहीन की वजह से जीते आप, जो हारना था हार चुके थे लीग मैच। आप ये देखें कि शाहीन शाह ने वो 1-2 विकेट जो फाइनल में लिया वो आपके लिए उतना मायने नहीं रखा जितना वो इंजरी 2 ओवर नहीं कर पाए आपके लिए 11 गेंदे। वो 11 गेंदे आपके लिए बहुत ही नुकसान दे रहा था। आप किसी फिट खिलाड़ी को, आपने फखर जमान में भी यही किया, एक इंजर्ड खिलाड़ी को आप लेके चलेगी, क्यों? इतना टैलेंट है पाकिस्तान में, आप 2 इंजर्ड खिलाड़ी को ले जाते हो वर्ल्ड कप खेलने के लिए। हमने तो जसप्रीत बुमराह को नहीं ले गया, वो दुनिया के बेस्ट बॉलर हैं, आपको पता है। तीनों फॉर्मेट के मतलब दुनिया के तीनों फॉर्मेट में उससे बढ़िया गेंदबाजी अभी कोई नहीं कर रहा है, फिर भी हम नहीं ले गए ना, क्योंकि इंजरी है। बाकी भी तो क्रिकेट खेलना है, उनका भी तो सोचिए। शोएब अख्तर तो कुछ भी बोल देते हैं, उनको ये पहन के खेलना चाहिए, पेन किलर लेके खेलना, ऐसे क्रिकेट खेलते हैं। आपने तो अपनी पूरी जिंदगी इंजरी में बिता दी, आप शायद उससे बेहतर पाकिस्तान के लिए कर सकते थे। सुनने वाले को बुरा लग रहा होगा कि मैं इतने बड़े लेजेंड के बारे में बात कर रहा हूँ, शोएब अख्तर के बारे में, लेकिन उनके हिसाब से क्रिकेट नहीं चलेगा ना। कौन बंदा, वो रो रहा था शाहीन शाह अफरीदी जो बॉलिंग नहीं कर पाया, उसके बाद वो बाउंड्री लाइन के बाहर जो गया तो रो रहा था। कौन नहीं चाहता कि अपने देश के लिए खेले, वर्ल्ड कप जीता है वो भी उस टाइम में। तो ये सब, यही तो मैं बातें कर रहा हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। एक इतनी मजबूत टीम थी पहले, वो मजबूत टीम अभी भी है, ऐसी नहीं है, लेकिन राजनीति की वजह से मिडिल ऑर्डर को सही से खिलाया नहीं जा रहा है। आपने शान मसूद को खिलाया, आपने वहां पे, देखिए राजनीति हर जगह होती है, ऐसा नहीं है कि प्लेइंग 11 में आएंगे ऐसे, नेपोटिज्म होगा, लेकिन कम से कम टैलेंट तो होना चाहिए। मैं यही कहूँगा,
टैलेंट होना चाहिए। आपका मिडिल ऑर्डर स्ट्रांग नहीं था, आप एक्सपोज हो गए, वो भी फाइनल में जाकर। ये बहुत ही बड़ा दुखद था। आप कम से कम कप लाते तो एशिया में तो कप रहता, आपने वो भी नहीं करा। चलिए, जो भी किया आपने, हमने भी कुछ नहीं किया। तो एशिया में कप लाना ज़रूरी था। चलिए, अगली बार जब यूएस और वेस्ट इंडीज़ होस्ट करेंगे, और इस बार तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, 20 टीमें आपस में भिड़ेंगी। ये बहुत ही अच्छा होने वाला है वर्ल्ड कप के हिसाब से, क्योंकि ओलंपिक में भी जाना है। इसी वजह से यूएस को होस्ट करने का मौका दिया गया आईसीसी के द्वारा। तो ये बाद की बातें हैं। तो इंडिया टीम को भी बहुत सुधरने की ज़रूरत है। पाकिस्तान बोर्ड को सुधरने, खिलाड़ियों की नहीं मैं बात कर रहा हूँ, बोर्ड को सुधरने की ज़रूरत है। बाबर आजम को क्यों आप लोग टारगेट कर रहे हो यार? जो टीम खेल दे दोगे उसी में खिलाएगा वो। ऐसा तो नहीं है कि वो ऊपर से आ गया है कोई बंदा कि आप उससे एकदम कुछ भी मिराकल की उम्मीद करो। बैटिंग में तो मिराकल उसने करके दिखाया ही है। और एक दिवसीय मैं बता रहा हूँ अभी कि वनडे क्रिकेट में बाबर आजम अभी वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन है। 20 में नहीं, वो भले रैंक 1 थे ना 20 में, जब रैंक 1 के प्लेयर थे ना, या मोहम्मद रिजवान भी रैंक 1 के प्लेयर थे। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि सिर्फ रैंक 1 के प्लेयर होने से आप वर्ल्ड के बेस्ट नहीं बन जाएंगे। आप कंटिन्यू 4 साल 5 साल रहने से ऐसे नहीं होता है। अब डेविड मलान भी बने थे, ऐसा नहीं है। आपको ना एक दिवसीय में बाबर आजम अभी वर्ल्ड के बेस्ट क्रिकेटर हैं, मैं ये बता रहा हूँ। और अभी टेस्ट में जो रूट बैटिंग कर रहे थे वो वर्ल्ड के बेस्ट क्रिकेटर हैं। और आपके T20 में सूर्य कुमार यादव हैं। ये तीनों फॉर्मेट के टॉप बेस्ट क्रिकेटर है बैट्समैन में। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, और हो सकता है बहुत सारी बातें मैंने ऐसी की हो जो शायद आपको पसंद ना आई हो, कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा होगा वीडियो अगर, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए